हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। मैथ पेडागोजी की हमने सीटेट के लिए क्लासेस शुरू की थी, जिसमें ये हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी। इससे पहले हमारी 2 क्लासें हो गई हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में गणित की बेसिक जानकारी पढ़ी थी कि गणित का अर्थ क्या होता है, गणित की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, इंग्लिश में इसे मैथमेटिक्स कहते हैं, किस शब्द से बना है। ठीक है। सेकंड क्लास में आपकी गणित में तार्किकता, अर्थात इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, और गणित की प्रकृति, विशेषताएं, परिभाषाएं सारा कुछ पढ़ लिया है। ये हमारी गणित पेडागोजी की 3rd क्लास है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं। गणित की भाषा, गणित की स्वयं की अपनी भाषा होती है और कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है, इससे एक क्वेश्चन बनता है, वो भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट है गणित भाषा के अंग कौन कौन से होते हैं, और गणित में जो सोच है, एक अपसारी सोच होती है और एक अभिसारी, मतलब मुक्त अंत वाले क्वेश्चन और बंद अंत वाले क्वेश्चन, इससे आपका हर बार क्वेश्चन बनता है। तो आइए सारी चीज़ों को एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले गणित क्या है, स्वतः एक भाषा है, ना कि यह दूसरी भाषा पर डिपेंड है। तो याद रखना, गणित क्या है, एक स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर के चलती है। ठीक है। अब गणित की भाषा सामान्य भाषा के रूप में ही कार्य करती है, अतः गणित पढ़ने के लिए हमें किसी अतिरिक्त भाषा की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती। ठीक है। नेक्स्ट है, गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती कि इसका अलग से हमारे दिमाग में कोई खाका है या कोई संरचना है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो हर भाषा की जन्मजात योग्यता होती है, उसी तरह से गणित पढ़ने की भी जन्मजात योग्यता, मतलब ऐसी कोई जन्मजात योग्यता, मतलब पहले से कोई संरचना नहीं होती, लेकिन जो भाषा ग्रहण करने की क्षमता है वो बालक जन्म से ही लेकर के आता है। ठीक। नेक्स्ट है, गणित की अपनी भाषा होती है, उन्हें संकेत, चित्र और लिपि के माध्यम से जाना जाता है। जो गणित की भाषा है उसे किसके माध्यम से समझते हैं हम, या तो संकेत होंगे, चित्र होंगे, या फिर लिपि। ठीक है, इनके माध्यम से हम गणित की भाषा को समझते हैं। नेक्स्ट है, अन्य भाषाओं की तरह गणित की भाषा का भी अपना व्याकरण है। जिस तरह से इंग्लिश का अपना ग्रामर होता है, हिंदी का उसका व्याकरण होता है, उसी तरह से गणित भाषा का भी अपना व्याकरण होता है। इसमें भी संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट अच्छे से मतलब याद कर लें या फिर समझ के चलें, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बनते हैं और ऑप्शन में यही सारे पॉइंट दिए गए होते हैं। जब आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे तो आप करेक्ट आंसर जरूर दे पाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर गणित की भाषा के मुख्य गुण हैं, मतलब जो गणित की भाषा है खुद की, उसके मुख्य गुण होते हैं। इसमें शुद्धता होती है या समग्रता होती है। अब शुद्धता से मतलब है कि यहाँ पर जो आंसर आएगा वो बिल्कुल, यदि आपने सही किया है तो इसका आंसर बिल्कुल 100% शुद्ध ही आएगा, ना कि थोड़ा सा मिस्टेक होगा। ठीक है। यदि थोड़ा भी यहाँ पर मिस्टेक होता है तो पूरा आपका जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो गलत माना जाएगा। ठीक है। यथार्थता और सत्यता तथा सक्षमता, तो ये सारी चीज़ें आपको जब हमने गणित की प्रकृति पढ़ी थी वहाँ पर बताई थी कि क्या शुद्धता होती है, क्या यथार्थता होती है, क्या आपकी समग्रता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर गणित में परिभाषा को व्यक्त करने के लिए भाषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप यहाँ पर भाषा का ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरी की पूरी जो डेफिनेशन होगी आपकी गणित में वो पूरी गलत हो जाएगी, क्योंकि यह शुद्धता पर आधारित है। ठीक। नेक्स्ट है, गणितीय भाषा किसी वस्तु और उसके नाम में अंतर करती है, जैसे संख्या और संख्यांक, मतलब वस्तु और उसके नाम में। मान के चलिए ये एक हमने कोई वस्तु बना दी, ठीक है, और यहाँ पर ये हमने एक संख्या लिख दी, तो इसमें अंतर करेगी क्या गणित की भाषा, कि ये एक डिजिट है और ये एक वस्तु है। इस तरह से संख्या और संख्यांक में भी अंतर होता है, भिन्न और भिन्नात्मक संख्याओं में भी अंतर होता है। तो अब हम देखेंगे संख्या और संख्यांक में क्या अंतर होता है। तो आपको गणित की भाषा में इतना ही ध्यान रखना है कि जो गणित की भाषा होती है वो स्वयं की भाषा होती है, और इसमें भी इसका अलग से ग्रामर होता है, इसके भी संज्ञा, क्रिया, विशेषण होते हैं, और जो गणित की भाषा है वो शुद्धता, समग्रता, यथार्थता पर आधारित होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं संख्या और संख्यांक क्या होते हैं, और इससे आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर संख्या अर्थात नंबर, और नंबरिकल मतलब यहाँ पर संख्यांक जो होते हैं न्यूमेरियल, मतलब न्यूमेरल। ठीक है। तो यहाँ संख्या एक विचार है, संख्या क्या है, एक विचार है, जबकि संख्यांक उस विचार को व्यक्त करने का तरीका। तो बस आपको ये याद रखना है, जैसे हमने यहाँ पर एक लिख दिया तो ये हमारे दिमाग में आया कि एक, और इसको जब हम व्यक्त करेंगे एक से तो ये संख्यांक होगा। ठीक है। तो ये दोनों है, ये संख्या है और ये क्या है आपका संख्यांक है। ठीक है।
तो यहाँ पर याद रखना संख्या एक सूक्ष्मतम रूप है। कैसा सूक्ष्मतम रूप है, जबकि जो संख्या होती है वो मात्रा को बतलाता है, जबकि संख्यांक एक प्रतीक या शब्द होता है जो संख्या को व्यक्त करता है। तो प्रतीक, अब संख्या जो है आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपकी इस तरह से हो सकती है, ठीक है। इसे हम रोमन में भी लिख सकते हैं, किसी भी तरह से इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो जिसे हम प्रतीक और शब्द के माध्यम से व्यक्त करते हैं वो संख्यांक होता है, जबकि जो संख्या है वो सूक्ष्मतम रूप होती है, ठीक है। संख्या स्वतंत्र इकाई है, जबकि संख्यांक को विभिन्न संख्याओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे उदाहरण हमने यहाँ पर लिखा है 12, तो 12 क्या है, एक संख्या है, जबकि इसे हम व्यक्त किस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप रोमन में लिख सकते हैं, टैली चिन्ह में भी इसे हम दर्शा सकते हैं। तो ये सारे जो संकेत होते हैं वो क्या होते हैं, आपके संख्यांक। तो बस आपको यही याद रखना है कि जो हमारे दिमाग में विचार उठता है वो आपकी संख्या होती है, और जो हम जिसे प्रतीक के माध्यम से दर्शाते हैं, अब वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वो सारे क्या होते हैं, संख्यांक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ गणित भाषा के जो अंग हैं, ये इनका क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो गणित भाषा में 5 अंग होते हैं और जिनका क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले इसमें पद होता है जिसे टर्म कहते हैं। इसके बाद प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, सूत्र अर्थात फॉर्मूला, सिद्धांत, प्रिंसिपल, और चिन्ह आपका होता है सिंबल, ठीक है। तो ये याद रखना, मतलब इनका क्रम पूछ ले या फिर पूछ ले कि कितने अंग होते हैं, तो 5 होते हैं और एक क्रम से ही लिए गए हैं। कौन कौन से, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह। 1-2 बार बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, पद, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, चिन्ह, ठीक है। नेक्स्ट है गणित में सोच। तो इससे आपके यहाँ भी क्वेश्चन बनते हैं पेडागोजी में, और आपके मैथ वाले जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ बन जाते हैं। जैसे कह देंगे कि 2 + 2 + 2 इस तरह से दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ए, मतलब 4 ऑप्शन इसी तरह से दे देंगे और पूछ लेंगे, या फिर ऐसा कहेंगे कि किन 2 संख्याओं को जोड़ा जाए कि आंसर इतना आए, ठीक है। तो इस तरह से, और पूछते हैं कि निम्न में से दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, फिर ऑप्शन देंगे कि बंद अंत वाला प्रश्न है, खुले अंत वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अभिसारी और अपसारी सोच क्या होती है। तो अभिसारी का मतलब होता है बंद अंत, मतलब इसका केवल एक ही आंसर हो, और जो हम यहाँ पर सोचेंगे वो निश्चित सीमा तक ही सोच यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ दिया है कि इसमें सोचने की एक निश्चित सीमा होती है। निश्चित का मतलब क्लियर होता है कि बस इतना ही होगा यहाँ पर, ठीक है, अर्थात फैक्ट पर यह कार्य करता है। जैसे हमने आपसे पूछ लिया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो आप केवल एक ही आंसर दे पाएंगे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। केवल एक आंसर है ना इसका, नरेंद्र मोदी। यदि हम यहाँ पर ये कह दें कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बताइए, तो आप यहाँ पर कितना सारा कुछ भी बता सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, फिर नरेंद्र मोदी के बारे में आप सारा डिटेल एक निबंध लिख सकते हैं। मतलब वो होगी आपकी अपसारी सोच, ठीक है, जिसे हम मुक्त अंत कहेंगे। तो यही अंतर होता है दोनों में। तो अपसारी सोच अर्थात खुला अंत मतलब खुले रूप से हम कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। व्यापक सोच यहाँ पर होती है, और यह हमारे आइडियाज़ पर आधारित होती है कि हमारे दिमाग में क्या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दिया है महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से बताइए, तो आप यहाँ महात्मा गांधी के बारे में पूरा एक निबंध लिख देंगे, ठीक है। इतनी सारी इनकी गाथा रही। यहाँ पर यदि यही पूछ लेते कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो फिर आप इसका केवल एक आंसर दे पाते जो फैक्ट पर आधारित है, ठीक है। तो वो आपकी अभिसारी सोच होती, लेकिन यहाँ विस्तार की बात की गई है, तो ये आपका अपसारी सोच अर्थात खुला अंत वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अब अपसारी सोच ना दे करके आपको सृजनात्मकता दे दें, ठीक है, तो ये सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, अगर पौधे ही ना होते तो क्या होता, तो आप कुछ भी बता सकते कि जीवन संभव नहीं होता, हमें शुद्ध वायु ना मिलती, कुछ भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, अपसारी सोच के अंतर्गत, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी टॉपिक दिया गया होगा बोलेंगे। शायद ये टॉपिक है आपका कि गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान होता है, ठीक है, या जो भी टॉपिक होगा उसके लिए हम यहाँ पर रखेंगे। तो आपको आज का सेशन यदि पसंद आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू।